here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 दोस्तों, और उनका शरीर सड़ चुका है, यानी कि दादी मर नहीं रही है। इसके बाद उनके दोनों बेटे घर का दरवाजा खोल कर घर के अंदर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी माँ भी आ जाती है। तभी उनका बेटा अपनी माँ से पूछता है कि क्या आपको सोने का सिक्का मिला? माँ कुछ भी जवाब नहीं देती। अब सीन शिफ्ट होता है सरकार के घर पर। सरकार की आंखें फटी रह गई, यानी कि सरकार की मृत्यु हो गई है। वो लोग उस सरकार का फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद वो औरत अपने बेटों से कहती है कि वो लोग यहाँ पर अब नहीं रहेंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि ये कहानी हमें बहुत ही पुरानी दिखाई गई। दोस्तों, उस वक्त में गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं हुआ करते थे। तभी ये औरत अपने बेटों को दूसरे शहर जाने के लिए कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका छोटा सा बेटा जो कि ऊपर एक टहनी पर बैठा हुआ था, तभी वो अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसका दूसरा भाई विनायक राव अपनी माँ को बुलाने के लिए जाता है और उसकी माँ उसे वैद्य के पास लेकर चली जाती है। तभी उसका बेटा विनायक राव से पूछता है कि अगर दादी को भूख लगे तो मैं उससे क्या कहूँ। तभी विनायक राव की माँ उसे कहती है कि उनको खाना दे देना, अगर इससे ज्यादा वो तंग करे तो उससे कह देना कि दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो खाना बनाकर दादी को देने की कोशिश करता है। वो गेट के साक्चे के बाहर आता है। उसकी दादी उससे कहती है कि क्या तुम्हें खजाना चाहिए। विनायक लालच में आ जाता है। विनायक एक लालची बच्चा होता है दोस्तों। वो दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता है कि शायद दादी खजाने का कोई रास्ता बता दे और वो सोने की मुद्रा मुझे दे दे। जब वो अंदर आता है तो दादी उससे कहती है कि सरकार के वाड़े में खजाना है। इससे पहले विनायक कुछ और पूछता, दादी उस पर हमला कर देती है।
और दादी उसको पकड़कर मारने लगती है और कहती है कि आज मैं तुझे खाऊंगी। विनायक यहाँ पर उस नाम को याद करने की बहुत कोशिश करता है जो कि उसकी माँ ने कि उससे कह देना सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। इससे दादी शांत हो जाएगी क्योंकि दादी शापित है और हस्तर से ही डरती है। दादी विनायक को खींचकर उसकी गर्दन काटने के लिए उसको अंदर ले जाती है और फाइनली यहाँ पर विनायक को वो सीन याद आ जाता है जो उसकी माँ उसे कह के गई थी, सो जा दादी नहीं तो हस्तर आ जाएगा। और जैसे ही वो ये कहता है दादी तुरंत बेहोश हो जाती है डर के मारे। तभी वहां पर विनायक की माँ भी आ जाती है। विनायक अपनी माँ से अपने भाई के बारे में पूछता है और उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि विनायक का भाई मर चुका था। और उसकी माँ उससे कहती है कि हमें यहाँ से अब फौरन निकलना होगा। सुबह होते ही ये लोग एक नाव में बैठकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। विनायक फिर से अपनी माँ से उस सोने की मुद्रा के बारे में पूछ रहा था, मतलब उसे अपने भाई की मौत की कोई भी चिंता नहीं थी। तभी उसकी माँ विनायक को एक सोने का सिक्का दे देती है और विनायक अपनी माँ से कहता है कि अगर हम दादी को खाना नहीं देंगे तो वो ऐसे ही शायद भूखे रहकर हमें खजाने के बारे में बता दे। लेकिन उसकी माँ यहाँ पर उसको चुप करवा देती है और अपनी कसम देती है कि वो आज के बाद इस तुम्बाड़ गांव में कभी नहीं आएगा। शायद उसकी माँ ने अपने बेटे को खोकर अपने लालच का सबक सीख लिया था। इसके बाद दोस्तों हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि विनायक राव बड़ा हो गया है और वो दोबारा से तुम्बाड़ गांव में आता है क्योंकि शायद आज भी उसके दिल में ये टीस और लालच है कि जिस खजाने के बारे में उसकी दादी ने उसको बताया था उसे कुछ भी करके मुझे खोजना है। इसके बाद वो अपने बंजर हो चुके घर में दोबारा प्रवेश लेता है और देखता है कि दादी आज भी जिंदा है क्योंकि दादी को ना मरने का शाप था। तो अगर वो लोग दादी को खाना ना भी दें तो भी दादी जिंदा रहेगी, लेकिन उसे भूख प्यास लगती रहेगी। उनकी कोई भी देखभाल ना होने की वजह से वहां सिर्फ बस दादी की सांसें ही चल रही हैं। लेकिन विनायक तो बहुत लालची आदमी था। वो आकर दादी को थोड़ा दाना पानी खिलाता है और दादी से कहता है कि मुझे उस खजाने के बारे में बता दो और मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। वो कहता है कि दादी अगर वो खजाने के बारे में आप मुझे बता दे तो वो खजाना हम दोनों आपस में बांट देंगे। दादी कहती है कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं और ज्यादा जीना भी नहीं चाहती। वो अपनी दादी से डील करता है कि अगर मुझे खजाने के बारे में तुम बता दोगी तो मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। तभी उसकी दादी उसे बताती है कि कई साल पहले की बात यह है कि मैं कुएं में उतरने में माहिर थी और फाइनली विनायक को पता चल जाता है कि कुएं में खजाना है और अब वो जगह का पता लगा लेता है जिस जगह पर वो कुआं था और वो उस कुएं में उतरने की प्रैक्टिस भी कर लेता है। लेकिन वहां से खजाना कैसे लाना है ये बात उसको अभी भी पता नहीं चलती। फिर विनायक दोबारा दादी के पास आता है और दादी उसको पूरा का पूरा राज बता देती है। इसके बाद विनायक दादी समेत अपने पूरे घर को आग लगा देता है क्योंकि उसने दादी से वादा किया था कि वो दादी को मुक्ति दे देगा। और अब जो वो सोने की मुद्रा लेकर अपने घर वापस आता है तो उसकी बीवी ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था, ब्राह्मणी के हाथ से पीसा शुद्ध आटा। आप तो जानते हैं जातिवाद उस समय कितना फैला हुआ था हमारे देश में, जो कि आज भी अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वो अनाज पीस कर बेचती थी। यहाँ पर विनायक अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। अब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आने वाले हैं और हमारे यहाँ पर दिन बदल जाएंगे और हम बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। अब फिर विनायक अगले दिन अपनी हालत ठीक करके उस पंडित के पास आता है जिससे उसने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था। वो उसको सोने की मुद्रा दिखाता है और उससे पूछता है कि ये कितने पैसे की है। और यहाँ पर विनायक अपना कर्ज वापस कर देता है जो उसने पंडित से लिया था। और अब विनायक इसी तरह कुछ दिन बाद तुम्बाड़ गांव जाता है और वहां से कुछ सोने के सिक्के लेकर आ जाता है। इनको शहर में आकर बेच देता था। इसी तरह वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा था और इसी तरह विनायक का घर भी बिल्कुल बदल गया था और उसकी हालत भी बहुत ही सुधर गई थी। अब उस पंडित के दिल में भी लालच आ गया था जिसके पास से विनायक ने कुछ पैसे लिए थे। और अब वो पंडित विनायक के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे अपने काम में हिस्सेदार बनाना चाहता था। दरअसल पंडित को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इसके बाद इतनी सोने की मुद्राएं कहां से आ गई है। वो इस बात का पता लगाना चाहता था, लेकिन विनायक उस पंडित से कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी व्यापार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उस पंडित को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। फिर वो पंडित 2 दिन के लिए एक औरत को पैसे देता है कि वो विनायक के साथ रहे। तभी वो तुम्बाड़ गांव जाकर उस खजाने का पता करेगा। लेकिन वो लड़की और ज्यादा पैसों के लालच में विनायक को सब कुछ बता देती है। इसके बाद हमें तुम्बाड़ का दृश्य दिखाया जाता है जहां पर हम पंडित को देखते हैं जो अब तुम्बाड़ गांव में पहुंच गया था। इसके पीछे विनायक भी आ जाता है जिसकी नजर सिर्फ पंडित पर थी। पंडित चाहता था कि वो उसका पीछा करे, लेकिन विनायक उसका पीछा कर रहा है।
लेकिन विनायक जानबूझकर उस पंडित को सब कुछ दिखाता है कि वो किस वक्त क्या करता है। और वो पंडित देखता है कि विनायक एक कुएं में उतरता है और उसके कुछ देर बाद वहां से बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर वहां का आ जाता है। और अब वो पंडित भी ऐसा ही करता है। इसके बाद पंडित कुएं में उतरकर काफी आगे जाता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज्यादा संकरा था और इस कुएं की दीवारें लाल रंग की थीं। यहाँ पर साफ महसूस हो रहा था कि कोई सांस ले रहा है। और यहाँ पर पंडित एक छोटे से संदूक को देखता है। जब वो खोल कर देखता है तो उसमें एक छोटी सी आटे की गुड़िया निकलती है। और जब वो उस गुड़िया को पकड़ता है तो तभी हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है। अब वो हस्तर उस गुड़िया के साथ पंडित को भी खा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर विनायक भी आ जाता है और वो देखता है कि पंडित का भी वही हाल था जो उसकी दादी का हुआ था। लेकिन पंडित ने कभी शायद विनायक की मदद की थी, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता था और उसको उसकी जान से आजाद कर देता है, क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा दर्द में था। इसीलिए यहाँ पर एक वरदान था, क्योंकि इंसान कभी भी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हस्तर का यह खर्च था कि कोई भी जब उसकी जगह पर आएगा या वो जब उसको काट लेगा तो वो इंसान हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। लेकिन हमेशा जिंदा रहने के साथ ही उस इंसान का शरीर पूरी तरह से खराब हो जाएगा, जैसे कि हमें शुरुआत में दादी के शरीर को दिखाया गया था या फिर अब इस पंडित के शरीर को दिखाया गया है। इसके साथ ही आगे कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल बाद। दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि हस्तर को अनाज चुराने के जुर्म में शाप मिला था, इसीलिए हस्तर को हमेशा भूख लगती रहती थी। और जब भी आटे की गुड़िया लेकर दामोदर नीचे जाता था तो हस्तर उसे खाने में बिजी हो जाता था। अब चूंकि हस्तर के पास अनाज नहीं था लेकिन सोने की मुद्राएं थीं, तो उसकी पेटी में से दामोदर राव सोने की मुद्राएं निकाल लिया करता था। और जब तक हस्तर आटे की गुड़िया खाने में व्यस्त था, उतना ही टाइम था कि वो सोने की मुद्राएं इकट्ठा करके वापस भाग आ सके। ये चार उसने उस पंडित को नहीं बताई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि विनायक का एक बड़ा बेटा भी है जिसका एक पांव खराब था। और अब विनायक अपने ही घर में एक छोटा सा कुएं में उतरने का लेआउट बना के देखता है, जहां पर उसका बेटा कुएं में रोजाना नीचे उतरने की प्रैक्टिस करता है और रोजाना इस बात को नोट करता है कि उसके ने काम कितने सेकंड में किया है। यानी कि कुएं में उतरो, आटे की गुड़िया डालो और जल्दी से जितने सारे सिक्के तुम बीन सकते हो वहां से बीनो और तुरंत रस्सी पर चढ़कर वापस आ जाओ। रोज उसका बेटा धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन कम कर रहा था। अब चूंकि अंग्रेजों के दौर का जमाना था, इसीलिए अंग्रेजों ने इस गांव को टेक ओवर करने का फैसला ले लिया था। और जब ये बात विनायक को पता चलती है तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो कैसे वहां पर जाकर सोने के सिक्कों को लेके आ पाएगा, क्योंकि विनायक बूढ़ा होता जा रहा था। इसीलिए अब वो अपने बेटे को इस काम की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। अब विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ गांव आ जाता है और उसको यहाँ पर लाकर आटे की गुड़िया बनाना भी सिखाता है और कहता है कि तुम आटे की गुड़िया में थोड़े से पत्थर भी डाल देना, क्योंकि हस्तर खाते हुए काफी टाइम लगाएगा इससे और चोरी करने में भी हमें वक्त मिल जाएगा। अब विनायक और उसका बेटा जब कुएं के अंदर जाते हैं तो विनायक का बेटा अपने पास गलती से एक आटे की गुड़िया को और एक्स्ट्रा रख लेता है, जिसे देखकर हस्तर वहां पर फौरन आ जाता है। इसके बाद विनायक और उसका बेटा ऊपर आ जाते हैं और विनायक अपने बेटे को डांटता है, लेकिन विनायक के बेटे ने वहां से बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स को उठा लिया था। लेकिन विनायक कहता है कि हम हस्तर को एक ही गुड़िया देते हैं, अगर हम हस्तर को एक ही साथ बहुत सारी आटे की गुड़िया दे दे तो वो उनके खाने में बिजी हो जाएगा और हम बहुत सारा सोना वहां से ला सकते हैं। और विनायक को ये बात जज जाती है कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं है, मेरा बेटा तो और भी 10 नंबर ही है। अगले दिन विनायक और उसका बेटा अपना प्लान आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद विनायक और उसका बेटा बहुत ज्यादा आटा लेकर तुम्बाड़ गांव की तरफ चले जाते हैं और वो दोनों उस कुएं के बाहर बैठकर बहुत सारी गुड़ियां बना देते हैं। और अब वो जैसे ही कुएं में उतरते हैं उस अंदर जाने वाली जगह के इर्द गिर्द आटे का घेरा बना देते हैं, जिसकी वजह से हस्तर उनके करीब नहीं आ पाएगा और वो बहुत सारी गुड़ियाओं को वहां पर फेंक देते हैं। वो जैसे ही उन गुड़ियाओं को फेंकते हैं तो जितनी ज्यादा गुड़ियां होती हैं वहां पर उतने ही ज्यादा हस्तर आ जाते हैं। ये बात इन लोगों को नहीं पता थी, लेकिन जो उन लोगों ने आटे का दायरा बनाया था उसके पास हस्तर नहीं आ सकते थे, क्योंकि उसका कारण ये था कि हस्तर ने अपनी माँ से सारी दौलत ले ली थी। लेकिन जब वो अनाज लेने लगा था तो उसके भाइयों ने उस पर हमला कर दिया था और उसके ऊपर इस बात का शाप था कि वो अनाज को अपने हाथों से नहीं ले सकता। तो यहाँ पर अनाज हस्तर को इंसान खुद दे रहे थे, तो इतने साल के बाद उस अनाज को क्यों ना खाता, इसीलिए वो उस दायरे को पार नहीं कर सकता था। अब काफी रात हो चुकी थी। विनायक और उसका बेटा उसी दायरे में बैठे थे। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही गुड़िया खत्म हो हस्तर की तादाद भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उनके पास
एक और बड़ी गुड़िया थी। अब विनायक उस बड़ी गुड़िया से छोटी छोटी गुड़िया बनाकर अपने शरीर पर बांध लेता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से एक का बलिदान करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो विनायक इसीलिए अपने आप को बलिदान कर देता है और अपने बेटे को बचा लेता है। अब वो खुद ब खुद उस कुएं से बाहर आ गया था। तो जैसे ही हस्तर विनायक के पीछे जाते हैं और इस घेरे से छूकर सारे हस्तर मर जाते हैं, और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर सभी हस्तर मर गए थे और अब विनायक का बेटा भी कुएं से बाहर आ जाता है। फिर जब वो कुएं से आकर अपने पिता को देखता है तो विनायक की भी वही हालत हो चुकी थी जो कि उसकी दादी और उस पंडित की हुई थी। यहाँ पर वो अपने बेटे को सोने की मुद्राओं की एक थैली देता है। विनायक अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें यही सब चाहिए था, लेकिन तभी विनायक के बेटे को उसकी कही हुई बात याद आती है कि हमें ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, हम हस्तर के उस दान से जिंदा तो हो जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा दुख और तकलीफ में हो। और यही सब सोचकर वो अपने पिता के शरीर में आग लगा देता है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच एक बहुत ही बुरी बला है। तुम्बाड़ में लालच और प्रेत आत्मा की अजब कहानी दिखाई गई दोस्तों। विनायक अपने लालच के लिए हस्तर का शोषण करता नजर आता है। फिल्म की यही बात उसे बाकी फिल्मों से अलग करती है दोस्तों, और ये बहुत ही यूनिक फिल्म है। अगर आपको मेरी आवाज में ये फिल्म पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दें, नहीं तो इसे डिसलाइक कर दें और कोई ना कोई रिएक्शन जरूर दें। और अगर आप मेरी आवाज में और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।